ओके बच्चों, हम लोग कॉस्टिंग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। ओके, जितना किया था वो सब आपने रिवाइज कर लिया। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं तो यस नो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आपके मैसेजेस नहीं दिखते जब दूसरी विंडो ओपन होती है तो। यस, जल्दी बताओ मैडम। रिवाइज किया आपने इसको? ओके, ठीक है। तो चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कौन बताएगा मुझे? कौन कौन है अभी क्लास में हमारे? ए ए ए नाम से जो भी है वो बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? आरती, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये ओवरहेड को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि आप एक डिफरेंस बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक वाइज, कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज। आपने एग्जाम्पल दे दिया कहाँ होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओ, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, संध्याल साहब आप बताइए। प्राची आप बताओ। वेरी गुड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया उन्होंने। ये बताया किसने था अभी? प्राची, वेरी गुड प्राची। ठीक है, प्राची ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया कि भाई जो भी चीज अगर फैक्ट्री से फैक्ट्री कह रहा हूँ प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही चीज एग्जाम से पहले मैं 3-4 बार और आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो बस यही है बच्चों की, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर आप फाउंडेशन के लेवल पे इनको समझ गए ना तो आप इंटर में बहुत फास्ट अपना सिलेबस कवर कर लोगे। एंड सिलेबस कवर करना अलग चीज है, लेकिन जो आपका खुद का नॉलेज क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब पढ़ रहे हो ना तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। समझ गए आरती मैडम? ओके, ठीक है। चलिए, कॉस्ट कॉस्टिंग की बातें हमने कर ली थी। कॉस्ट बुक कीपिंग। हम्म। यहाँ हमारी बात चल रही थी बच्चों कॉस्ट कंट्रोल की, जो हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी। इवन शायद ये भी हो गया था। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को एक लेवल से आगे नहीं जाने देना। तो आप ना बड़ी बड़ी कंपनीज में जब जाएंगे ना तो हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। एंड बच्चों, आज आप इस प्रोफेशन को कर रहे हो, लेकिन आज से 5 से 6 साल बाद अभी से ही सोच के रखना है आपको कि भाई मुझे कौन सा, लाइक आपके पास ना सीएमए करने के बाद ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप जॉब करेंगे तो टैक्स की फील्ड, अकाउंट्स की फील्ड, कॉस्ट की फील्ड, बहुत सारी फील्ड है। फिर कॉस्ट की फील्ड में जाते हो तो वहां पे भी एक फील्ड है बच्चों जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की फील्ड है। और ये बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं जो यहाँ जाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम करती है। बट अगर आप यहाँ चले गए ना बच्चों, तो नॉर्मली जैसे आप अकाउंट्स में जॉब करते हैं, अकाउंट्स में जो जॉब होती है ना वो जो ग्रोथ होती है वो होती है लाइक 1 2 3 4, लाइक एडिशनल ग्रोथ होती है। वेयर एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की फील्ड में जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। दैट मीन्स मल्टीपल पे, 2 का 4, 4 का 6, 4 का 8, इस तरीके से। तो कॉस्ट कंट्रोल का मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। मान लो बच्चों, मेरी कंपनी में आप सब लोगों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, मान लेते हैं प्राची है हमारे पास। प्राची का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और हमारे पास आरती भी है। आरती का काम है बच्चों परचेज डिपार्टमेंट का, मान लेते हैं, ठीक है? तो अगर परचेज डिपार्टमेंट को मैंने एक स्टैंडर्ड दिया है कि भैया आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे ना, तो आपको 10 रुपीज पर केजी लाना है। तो आरती निकल गई रॉ मटेरियल लेने। अब ये कहीं से भी ऐसी जगह से रॉ मटेरियल खरीदेगी जहां 10 रुपए का मिले। मोस्टली अगर मैंने इसे 10 रुपए का स्टैंडर्ड दिया है तो मार्केट में वो 9 रुपए का इजीली अवेलेबल होगा, इसीलिए 10
रुपए का स्टैंडर्ड दिया है, बट अगर 10 से महंगा होगा ना, आरती ने क्या किया, आरती कहीं से 11 रुपए का परचेज करके ले आई, तो मैं आरती से बोलूंगा कि आरती 11 में से 10 रुपए मैं दूंगा, 1 रुपए आप दोगे, क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी 10 रुपए पे खरीदने का। तो इससे क्या होगा बच्चों, जो इन्वॉल्व होती है ना मैनेजमेंट के साथ, जो भी लाइक प्रोडक्शन टीम, परचेज डिपार्टमेंट टीम, तो अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई तो बर्डन उनके ऊपर चला जाता है। तो जब बर्डन ऊपर उनके ऊपर चला गया, तो कंपनी ने तो पहले ही सोचा था मेरी कॉस्ट 10 रहेगी, उनकी कॉस्ट बाद में भी 10 रहेगी, इवन कोई महंगा खरीद ले। तो आरती क्या चाहेगी, आरती चाहेगी कि मार्केट में ऐसे सप्लायर को ढूंढे जो सेम क्वालिटी उसे कम से कम प्राइस पे दे दे, क्योंकि अगर यही 10 की चीज आरती 8 रुपए में खरीद के लाएगी तो आरती को दिए जाएंगे इंसेंटिव्स। तो बताओ बच्चों, आरती क्या करेगी, 8 रुपए में ढूंढने जाएगी या 11 रुपए में ढूंढने जाएगी? ऑफकोर्स 8 रुपए में, जहां पे कंपनी का फायदा हो रहा है, उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो इसे बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि आप एक स्टैंडर्ड बना देते हो और कॉस्ट को उससे आगे नहीं जाने देते आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल का एक तरीका है, एक टेक्निक है। तो कॉस्ट कंट्रोल बच्चों किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आपके पास लाइक एक्सपेंस करने आप शुरू करते हैं, तो हर एक एक्सपेंस की एक लिमिट होनी बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है कि बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं और बाद में लगता है कि भाई हमें ऐसा लगा था कि हम फायदे में जा रहे हैं, लेकिन हम नुकसान में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट का मतलब हो गया कि जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम शो करते हैं। तो कॉस्ट रिपोर्ट के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बनवा ही रखा है। अच्छा, अब मुझे याद आई, ये ऑब्जेक्टिव्स तक हमने कर ही लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन हो गया था। ओके बच्चों, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में ये नहीं आता। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। नाम लिख लेता हूं बच्चों में, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके आगे वाले बाद में देखेंगे। अब ध्यान से एक बात समझना बच्चों, बैच कॉस्टिंग वहां होती है जहां पे बैच प्रोडक्शन होता है। बैच प्रोडक्शन मतलब होता है बच्चों बल्क प्रोडक्शन। आप ना कोई भी ऐसी चीज देखो जो एफएमसीजी होती है। क्या यहाँ पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उसमें से किसी को एफएमसीजी का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता तो नो बोल दो। पता है, किसी को पता है क्या? दिस इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब वो वाले कंज्यूमर गुड्स जो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, यूज होते हैं, खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही आप सबसे पहले ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट सबसे पहली चीज, फिर नहाते हैं हम तो साबुन, शैम्पू, उसके बाद घर में क्या कहते हैं, जहां बर्तन धुल रहे हैं वहां विम बार। तो इन चीजों को बोलते हैं बच्चों हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जब इनकी प्रोडक्शन होती है बच्चों, तो इनकी बल्क प्रोडक्शन होती है। मतलब एक साथ पे ना हजारों हजारों टूथपेस्ट के जो वो होते हैं, टूथपेस्ट हो गया या फिर साबुन हो गया या फिर शैम्पू हो गया, हजारों हजारों एक साथ ये बनते हैं, पैक होते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन होता है उसको बच्चों हम बैच प्रोडक्शन कहते हैं। इवन आपने ना डिस्कवरी चैनल में ऐसा देखा होगा कि चॉकलेट बन रही है एक साथ, बहुत सारी टॉफीज बन रही है एक साथ बहुत सारी, तो उसको हम बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच मतलब कि एक बैच बनाया जाएगा जिसमें रॉ मटेरियल डालेंगे और उसमें ढेर सारी क्वांटिटी जाएगी। तो जहां पे बैच प्रोडक्शन होगा बच्चों, जब उसकी कॉस्टिंग करेंगे तो उसे हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। बैच कॉस्टिंग बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे आपने कॉस्ट शीट बनाई थी ना, बस वही कॉस्ट शीट आप याद रखना, सारे के सारे खर्चे उसमें डाल देते हैं। अब दूसरा बच्चों आता है जॉब कॉस्टिंग। तो बैच में आपको पता चल गया कि बल्क में। जॉब कॉस्टिंग होता है बच्चों जहां पे ना एक स्पेसिफिक काम को किया जाता है, स्पेसिफिक वर्क, जिसको हम बच्चों जॉब वर्क भी बोलते हैं। आप ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपको अपने लिए बर्थडे पे केक बनवाना है और आप एक स्टाइलिश केक बनवाना चाहते हो, या नॉर्मली आप कभी भी किसी बेकरी में जाओगे ना, तो बेकरी में 5-6 केक रखे होते हैं जो कि एकदम सिंपल सिंपल फ्लेवर के होते हैं। आपको अगर अपने लिए कोई डिजाइनर केक बनाना है या फिर कोई दूसरा केक बनाना है या बड़ा केक बनाना है, तो स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है। तो जब आप ऑर्डर देते हो ना, तो जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है वो बोलता है कि मेरे पास जॉब वर्क आया, और आपके लिए कॉस्टिंग करता है। तो याद रखना, वो हर एक केक जो उसके पास आता है सबकी अलग अलग कॉस्टिंग करता है। तो पहला तो एग्जांपल जॉब वर्क का हो गया बेकरी, जहां पे आप अलग से ऑर्डर देके अपने लिए कुछ बनवाते हैं। दूसरा हो गया बच्चों टेलर, लाइक आपको अपने लिए कोई ड्रेस बनवानी है, तो हर एक बंदे का साइज अपना अलग होता है। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, जो टी शर्ट होती है रेडीमेड,
सारी की सारी टी शर्ट जो रेडीमेड होती है वो स्टैंडर्ड साइज पे बनती है, 3 से 4 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। एक्सेल के बाद 5-6 एक्सेल और होते हैं, लेकिन मेन ये 4 ही होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। तो बल्क में एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी बनती है। तो जो टी शर्ट, वो जो रेडीमेड टी शर्ट है वो बैच प्रोडक्शन से बनती है। वही मैं गया, मैंने कहा कि भाई मेरे घर में एक फंक्शन है, मेरे लिए कुर्ता बनाना है, मैं कपड़ा दे के आया और कुर्ता मेरा साइज ले लिया और मुझे दे दिया। तो मेरे लिए जो कॉस्टिंग होगी बच्चों, इंडिविजुअली सिर्फ मेरी कॉस्टिंग है, उसे जॉब कॉस्टिंग कहा जाएगा। तो क्या आपको बच्चों ये डिफरेंस समझ आया बैच और जॉब में? बैच जहां पे बल्क क्वांटिटी होती है, जॉब जहां पे सिंगल या स्पेसिफिक वर्क होता है, वहां जॉब कॉस्टिंग करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके गुड। तो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग वहां की जाती है जहां पे बच्चों कोई प्रोसेस हो रहा होगा। मोस्टली ना बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है ये फूड इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे एक फूड इंडस्ट्री ले लेता हूं मैं। आपने मदर डेयरी का तो नाम सुना ही होगा, अगर आप सब लोग दिल्ली से हैं तो सुना है ना मदर डेयरी का नाम। तो मदर डेयरी का एक प्रोडक्ट है बच्चों जिसे हम मसाला छाछ कहते हैं या तड़का छाछ कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है वो। तो तड़का छाछ एक फाइनल प्रोडक्ट है, आपको पता है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उसका, उसका नाम है तड़का छाछ। ये क्या है बच्चों? ये एक फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड है उनका। बट ये फिनिश गुड बना कैसे? फिनिश गुड तड़का छाछ से बनने से पहले वो छाछ रही होगी। फिर छाछ में आपने एक प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया? उसको हल्का सा गर्म किया, उसमें तड़का डाला, हल्का सा नमक डाल दिया। तो उससे पहले क्या रहा होगा बच्चों? वो छाछ या जिसे हम बोलते हैं लस्सी। सही बात है। छाछ से पहले बच्चों वो क्या रहा होगा? छाछ से पहले वो रहा होगा दही, और दही से भी पहले रहा होगा वो मिल्क या दूध। तो ये हो जाता है बच्चों मेरे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहला मेरा जो रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल में मैंने थोड़ा सा मटेरियल और ऐड किया जिसको हम बोलते हैं बच्चों जामुन। जामुन ऐड किया, मेरे पास दही या कर्ड बन गया। फिर दही को हमने एक मशीन में डाला, और क्योंकि आपको पता है जब मदर डेयरी हम लोग घर में बनाते तो हम लोग तो फेंट लेते हैं, बट यही काम जब मदर डेयरी करती है तो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े वो होते हैं जो मिक्सर एंड ग्राइंडर्स होते हैं, उसमें दही को फेंटा जाता है। फिर फेंटने के बाद दही का बनता है बच्चों छाछ। तो एक और प्रोसेस किया, दही से छाछ बना, फिर एक और प्रोसेस किया, वहां से तड़का छाछ बना। तो जहां पे भी प्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेसेस से होता है, वहां पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ तो बल्क प्रोडक्शन भी तो हो रहा है, छाछ 1 लीटर 2 लीटर थोड़ी बन रही है, छाछ तो बहुत सारी बन रही है। हाँ बच्चों, ऐसा है या नहीं है? क्या ये बैच प्रोडक्शन नहीं है? बिल्कुल ये बैच प्रोडक्शन है। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या होती है कि मदर डेयरी दही भी बेच रही है, मदर डेयरी छाछ भी बेच रही है, मदर डेयरी तड़का छाछ भी बेच रही है, और मदर डेयरी मिल्क भी बेच रही है। तो इसीलिए इन्हें हर एक प्रोसेस के एंड पे अपनी कॉस्ट पता करनी जरूरी है। पर जब आप बैच प्रोडक्शन में गए थे ना, वहां सीधा नेस्ले चॉकलेट बना रहा था, मैगी बना रहा था, पतंजलि वाले रामदेव बाबा अपना वो दंत कांति बना रहे थे, और लक्स वाले अपना साबुन बना रहे थे। एक ही प्रोडक्ट था जो डिफरेंट प्रोसेसेस से नहीं आ रहा था। रॉ मटेरियल डलता है कुछ, एक ही प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है एंड बच्चों हर एक प्रोसेस का एंड रिजल्ट सेलेबल प्रॉपर्टी रखता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, हर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं। तो जहां पे भी प्रोसेस से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसेस में प्रोडक्शन होता है, वहां पे जो कॉस्टिंग की जाती है उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों बात? और ये भी क्लियर है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैच कॉस्टिंग। इवन है ये भी बैच कॉस्टिंग, बट उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये बच्चों जितनी भी कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं ना, जब आप इंटर में आएंगे ये सारे के सारे आपके चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो आपने ये जितनी भी कॉस्टिंग देख ली, ये सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्टिंग। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करो, या तो उसके लिए वो जॉब प्रोडक्शन होगा, या बैच प्रोडक्शन होगा, या प्रोसेस टाइप प्रोडक्शन होगा, इन्हीं तीन में कॉस्टिंग होगी। तो आप कह रहे हैं कि सर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यूनिट्स या फिर फिजिकल चीज की बात कर रहे हैं। बट जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आप अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हो, कि पर बच्चे को पर क्लास में कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ती है। तो उसके लिए मैं अपने लेबर चार्ज या फिर मैंने जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट लूंगा। किस तरीके से मैं कॉस्टिंग करूंगा, तो बच्चों उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। आसान शब्दों में आप समझिए इसे सर्विस कॉस्टिंग। तो आप खुद समझना बच्चों कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना ना थोड़ा आसान होता है। आपको पता है ये रॉ मटेरियल लगा है, जो लेबर है लेबर को आप पैसे दे रहे हो। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो।
लाइक मैं खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुश्किल है, लेकिन मैंने जैसे अभी मैथ्स की आपको दूसरी मैम मिलेंगी कल या परसों, जो भी आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तो उनको मैंने हायर किया, उनको मैं पे कर रहा हूँ, मुझे उनकी कॉस्ट पता है कि क्या है, लेकिन मुझे अपनी कॉस्ट नहीं पता। तो सर्विस की कॉस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड सर्विस कॉस्टिंग में बच्चों आपको जो मेन एरिया पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बिजनेस। आप सबने ट्रांसपोर्टेशन की कोई ना कोई सर्विस कभी ना कभी अवेल करी है, चाहे आप बस में घूमे हैं, चाहे आप ट्रेन में घूमे हैं। बच्चों दिल्ली मेट्रो ने कैसे पता लगाया कि पहले अगर तीन स्टेशन पे हम कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, एक दो तीन मतलब पहले से दो और स्टेशन, तो 10 रुपए का किराया लगेगा। 20 स्टेशन होंगे या 15 स्टेशन होंगे तो 20 रुपए का किराया। इस तरीके से उन्होंने अपने किराए का कुछ हिसाब बनाया। अब वो हिसाब किस तरीके से बना होगा कि इतना ही किराया लेंगे। सिमिलरली अगर आप बच्चों दिल्ली से अमृतसर चले जाओ, नैनीताल, मसूरी, कहीं पे भी चले जाओ, एक अच्छी सी बस में जाना, स्टेट गवर्नमेंट की बस पे नहीं, क्योंकि वो नुकसान पे भी काम करते हैं। आप प्राइवेट लग्जरी बस में जाएंगे तो वो कहेंगे 800 रुपए का टिकट है, आपको 800 में उनका प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर उनकी कॉस्ट 500 रुपए, तो वो 500 रुपए की कॉस्ट बनी कैसे, उन्होंने क्या क्या लिया होगा उस कॉस्ट को लेने के लिए। तो जैसे बच्चों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होती है, इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब बताओ मेरे को जल्दी से, आरती, हॉस्पिटैलिटी का मतलब, या अंशिका सॉरी, अंशिका हॉस्पिटैलिटी का मतलब। ये किसने आंसर दिया, नाम बताया अपना। अंशिका। बेटा हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी दो अलग अलग सेक्टर होते हैं। हॉस्पिटल एक्चुअली में मेडिकल सेक्टर बोला जाता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। तो जो होटल्स होते हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, आज ये गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, आज के बाद कभी मत करना। हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके घर में मेहमान आए हैं, आप मेहमान से कह रहे हो ये लो बादाम खाओ, काजू खाओ, ये आप हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो, मतलब मेहमान आवाजी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गेट में देख लिया और बोला घर में तो कोई है नहीं, अगले साल आना, ठीक है। तो ये हॉस्पिटैलिटी नहीं है। और हॉस्पिटल इज मेडिकल इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी में बच्चों होटल्स आ जाते हैं। होटल्स आपने सुना होगा, देखा होगा, घर वालों के साथ कहीं आप घूमने गए हैं तो होटल का पर डे या पर नाइट रेट होता है। अब वो रेट निकालते कैसे हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ना बच्चों, प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है, मेरे पापा कुछ दिन के लिए एडमिट हुए थे। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उन्होंने बिल्कुल होटल्स की जगह ऑर्डिनरी रूम, लग्जरी रूम, सुपर लग्जरी रूम, डिलक्स रूम, इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ था। खैर मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मिल जाता है, अपनी जेब से खर्चा नहीं जाता। तो इसलिए वो सुपर लग्जरी रूम में एडमिट हो गए और दिन भर टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हॉस्पिटल्स भी अब अलग अलग टाइप की अगर आपको सर्विस दे रहे हैं तो सबका, जो वो वाले रूम थे बच्चों उसको 4,500 रुपए पर डे का किराया था, जो नॉर्मल रूम था उसका 800 रुपए, 1,000 रुपए का पर डे किराया होता है। तो ये कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है, कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है, आप सीएमए इंटर में देखोगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जहां पे भी इस टाइप की सर्विस दी जाती है उनके लिए जो कॉस्टिंग की करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्लियर है बच्चों बात। चलिए, अच्छा ये सर एक ही लड़की बोल रही है, मतलब क्या प्रतिनिधि बना रखा है क्या एक को सबने अपना। सब लोग बता दिया करो ताकि मेरे को लगे कि सब लोग क्लास ले रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब आप कहोगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि हमने सारे के सारे गुड्स देख लिए, सारी की सारी सर्विस देख ली, अब किस चीज की कॉस्टिंग बची। तो बच्चों अब ना, अगर सारे गुड्स और सर्विसेज को छोड़ दूं तो अभी भी एक चीज रह गई है जिसकी कॉस्टिंग बची है, ऐसी चीज जिनका कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों। और आपको पता है, आपने बैच कॉस्टिंग करी, जॉब कॉस्टिंग करी, प्रोसेस कॉस्टिंग करी, सर्विस कॉस्टिंग करी। ये कॉस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, यूज होते हैं, सर्विस दी जाती है, फिर किसी और को दी जाती है, तो बहुत हाईली रिपीटेटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की, कंस्ट्रक्शन में भी मैं आपसे कहता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बच्चों क्या ये आपको लगता है 1 घंटे, 1 दिन या 1 हफ्ते में बन के तैयार हो जाते हैं इनके आउटपुट। इसको बच्चों ईयर्स,
कभी कभी 5 साल, 6 साल, 10 साल, इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जब इतना ज्यादा टाइम लग जाता है तो इसकी कॉस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, क्योंकि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मान्या एक लड़की है शायद हमारी क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मान्या, यू आर देयर? मान्या ही नाम है ना आपका? तो मान्या का मतलब बताओ पहले, फिर आगे शुरू करेंगे। स्टार ऑफ द ओशन? तो बड़ा भारी नाम है, आवाज इतनी हल्की सी, नाम इतना भारी लेके घूम रही हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं मान्या की अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है मान्या कंस्ट्रक्शन, और मैं गया, मैंने कहा मैडम जी मेरे लिए एक मॉल बना दो। तो इन्होंने कहा ठीक है सर, आपका मॉल मैं बना दूंगी, इसमें लगेगा 100 करोड़ रुपए। अब ध्यान से सोचना बच्चों, मान्या ने मुझे इस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस दिन कंप्लीट होगा। आपको क्या लगता है कि 100 करोड़ रुपए मैं इस दिन दे दूंगा मान्या को? यस और नो? किसी हाल में नहीं। और मैं तो वैसे ही नहीं देने वाला बच्चों। तो अब मान्या ने कहा कि सर मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर रही हूँ। अब मान्या ने मेरे को 10 मंजिला बनाना था, 1 साल हो गया, 1 साल में उन्होंने पार्किंग बना दी और एक फ्लोर बना दिया। ठीक है, सिर्फ फ्लोर बनाया, कोई फिनिशिंग टच नहीं हुआ, और पिलर्स खड़े कर दिए। और फिर मान्या ने मेरे से कहा कि सर मैंने कुछ काम तो कर दिया, तो कुछ पैसे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है मान्या, आप ऐसा करो, आप मेरे से 5 CR इस साल ले लो। और 5 CR मैंने दे दिया। ध्यान से सोचना बच्चों, क्या ये 5 CR प्रॉफिट है मान्या का? यस और नो? अब ध्यान से सोचना बच्चों कि इसकी जो पेमेंट आपको मैं हर साल कुछ ना कुछ करता रहूंगा, बट हर साल क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है? आंसर इज नो। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको इस दिन पता चलेगा ना, जिस दिन पूरी की पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि कितने खर्चे करे और कितनी हमें इनकम हुई है। तो एक्चुअल तो प्रॉफिट आपको यहां पता चलेगा। तो क्या इसके बीच में आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सकता है इन बीच के ईयर्स में? आंसर इज नो। आपको बीच में प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। इसीलिए बच्चों ड्यूरिंग द ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट लास्ट में पता चलता है। ये हमने बच्चों लास्ट क्लास में शायद किया था कि एक्चुअल प्रॉफिट होता है और नोशनल प्रॉफिट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों नोशनल प्रॉफिट। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान्या को ऐसा लगा होगा कि ईंटों का ये भाव चल रहा है, जो रेत आती है उसका ये भाव चल रहा है, और जो अदर इनपुट्स है उनका ये भाव मार्केट में चल रहा है। तो उसके हिसाब से इसने आज प्राइसिंग कर ली और अपनी कॉस्ट बना ली। बट बच्चों क्या ये सारी कॉस्ट 5 साल तक वैसी ही रहेंगी जैसी मान्या ने आज सोची है? कॉस्ट तो चेंज होती रहती है, एंड 99% चांसेस यही है कि कॉस्ट बढ़ेगी। कम तो बहुत रेयरली होती है, कॉस्ट कम भी होती है बच्चों, लेकिन कॉस्ट जो कम होती है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म में होती है। बट कॉस्ट हमेशा जो बढ़ती है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही रहती है, ऊपर को जाती है। अब चाहे आप इन्फ्लेशन उसका फैक्टर ले लो, या दूसरा फैक्टर क्या होता है कि पैसे की वैल्यू हमेशा समय के साथ साथ कम होती रहती है। ठीक है ना बच्चों? सो इसी की वजह से हो सकता है कि इसने तो सोचा होगा कि भाई मेरी कॉस्ट लगेगी 80 CR और 20 CR का मेरे को प्रॉफिट होगा इन 5 सालों में। लेकिन जब काम करने लगे तो 110 CR की तो कॉस्ट ही पहुंच गई महंगाई की वजह से। तो ऐसे में तो मान्य को नुकसान हो जाएगा। तो इसी के लिए बच्चों, ज्यादा आपके काम का नहीं है, इसी के लिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन का मतलब होता है बच्चों ऊपर को जाना, एस्केलेशन का दूसरा मतलब होता है बढ़ाना। तो इसीलिए मान्या जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उस प्रोजेक्ट का तो मेरे से कहती है कि सर एस्केलेशन क्लॉज को और साइन कर दो। इस क्लॉज में ये लिखा है कि अगर मेरे रॉ मटेरियल इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना तो आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5% ज्यादा देंगे। तो जहां मेरे 100 करोड़ दे रहा था तो बाद में 105 करोड़ दूंगा। एंड ऑफ कोर्स 180 करोड़ से कॉस्ट 82, 85, 86 जा सकती है, 80 की 110 CR नहीं जा सकती है। ठीक है, तो एस्केलेशन क्लॉज वो चीज होती है। उन सबको छोड़ के अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर जहां पे भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उनके लिए जो कॉस्टिंग की जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है। फिर दूसरा प्रश्न मेरा होगा कि हम इसे अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसे जॉब कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग में, या सर्विस कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो आप कहोगे क्योंकि सर ये इकलौता ऐसा आइटम है जिसके कंस्ट्रक्शन में एक मेजर पीरियड ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन में।
इसीलिए इसकी कॉस्टिंग करने का तरीका भी बाकियों से अलग हो जाता है। क्लियर है बात? चलो ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये बता रखा है शुगर इंडस्ट्री जो है प्रोसेस कॉस्टिंग करती है। टॉय मेकिंग इंडस्ट्री बैच कॉस्टिंग कर सकती है। स्टील सीमेंट इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग करती है। अब आप ये सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर शुगर इंडस्ट्री कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग करती है? शुगर तो एक ही आउटपुट है। कोई मेरे को समझा सकता है कि शुगर कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग करती है? बताओ बच्चों, अगर किसी को शुगर के अलावा आप ये भी बोल सकते हो सर स्टील और सीमेंट तो एक ही चीज है, इसकी कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही है? ये तो बैच होना चाहिए। स्टील सीमेंट दो बार दे रखा है इन्होंने। बताओ बच्चों। चलो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, मार्केट में कभी चीनी तो खरीदी होगी आपने। चीनी का जो भाव आजकल चल रहा है वो 50 रुपए पर केजी चल रहा है। जहां से मैं खरीदता हूँ वहां 50 रुपीज पर केजी है। कुछ ऊपर नीचे आपके वहां भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शुगर में जाए ना बच्चों, तो शुगर आपको नॉर्मल शुगर, पैक्ड शुगर, रिफाइंड शुगर, डबल रिफाइंड शुगर एंड हर एक प्रोसेस के बाद रिफाइन कैसे किया जाएगा? एक प्रोसेस होगा, उसके बाद उसे और रिफाइंड किया जाता है, उसके बाद और रिफाइंड किया जाता है। और चीनी में भी अगर आपने कभी चीनी देखी है तो मोटे दाने की चीनी और पतले दाने की चीनी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सब प्रोसेस कॉस्टिंग से होता है। ऐसे ही आप सीमेंट में चले जाओ बच्चों। अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा है ना बच्चों, सीमेंट की एक बोरी 300-400 की भी आती है, 3,000-4,000 की भी आती है, और सेम कंपनी का ही प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इनपुट डालते हैं और अच्छे से उसको भूनते हैं, या जो भी प्रोसेस होता है अलग अलग प्रोसेस करते हैं। एंड वहीं पे जो सबसे पहला प्रोसेस का आउटपुट है वो 300 रुपए में बनता है। जो ज्यादा प्रोसेस से करके आता है वो 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए तक का बिकता है सीमेंट की एक बोरी। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप सारे पढ़ लेना। ये प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कह रहा है बच्चों जॉब कॉस्टिंग। प्रिंटिंग का तो सिंपल है बच्चों। मैं नोट्स कहता हूं कि भाई इन नोट्स को प्रिंट कर दो, 10-10 कॉपी निकाल देना। तो जो काम मैंने दिया है वो स्पेसिफिक काम होगा। हॉस्पिटल सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस कॉस्टिंग, जो दवाई बनाई जाती है बच्चों, दवाई जो होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। अब दवाई के लिए भी आप कह सकते हो कि सर ये तो बैच कॉस्टिंग होता है। बैच कॉस्टिंग मतलब कि एक साथ बल्क में एक बहुत सारी पैरासीटामोल की टैबलेट मिलती है। तो मैं आप आज आपको बताता हूँ बच्चों, जो पैरासीटामोल आपने सुना होगा ना, पीसीएम। पीसीएम बच्चों एक केमिकल है। ये केमिकल बहुत सारी दवाइयों में डलता है। और आप ऑलमोस्ट कोई भी बोलो, सर दर्द है या फिर आपको बुखार है, तो आपको जो भी गोली मिलेगी उसमें पीसीएम होगा। दैट मीन्स दवाइयां जब बनाई जा रही है ना, वन बल्क में रही है, लेकिन इन सब में पीसीएम, इसमें कम क्वांटिटी में, इसमें मीडियम क्वांटिटी में, इसमें ज्यादा क्वांटिटी में। पीसीएम के साथ इसमें कुछ और भी मिला रखा है, लाइक कुछ क्रोसिंग मिला रखा है और कुछ मिला रखा है। तो जो भी चीज है, एक ही इनपुट से अलग अलग चीजें अलग अलग प्रोसेस की वजह से बनती है। एंड थोड़ा सा कुछ उसमें इनपुट अलग कर देते हैं। तो दिस इज हाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, वो प्रोसेस कॉस्टिंग करती है। बट अगर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो एक ही आउटपुट बना रही है तो फिर वो बैच कॉस्टिंग करेगी। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों ब्रूरीज। ब्रूरीज का मतलब होता है बच्चों बियर या फिर अल्कोहल रिलेटेड जो चीजें बनाती हैं, तो वो सिंगल यूनिट और आउटपुट बेस्ड है। ये बच्चों कहने की बात है, ये बैच प्रोडक्शन होता है। जो ये बियर वाली जो चीजें होती हैं या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बैच प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट कैंटीन आ गया बच्चों, सर्विस। ठीक है, इस तरीके से आप ये सब देख लेना। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। अब बच्चों जैसे यहाँ पे ब्रिक लिखा है, तो ब्रिक भी जो होता है, ये भी, ये आप सिंगल यूनिट आउटपुट लिख रहे हो ना, तो इसको बैच कॉस्टिंग ही लिख देना जहां पे भी सिंगल यूनिट आप पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना बच्चों। और आगे हम बढ़ते हैं। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसको आपको ध्यान नहीं देना है फिलहाल। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मतलब आज से पहले कॉस्टिंग कैसे होती थी। नेक्स्ट आ गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, जो इससे पहले आपने कॉस्टिंग पढ़ी है, जो हमने यहाँ पढ़ा था इससे पहले, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या थी बच्चों? ये प्रोडक्शन के तरीके थे, फिर उनके बिहाफ पे कॉस्टिंग होती है। तो पहला प्रोडक्शन का तरीका है, फिर उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है वो। अब जो हम करेंगे बच्चों, वो हमारे पास कुछ मैथड्स होंगे कॉस्टिंग के, कि कॉस्टिंग की कैसे जाती है। तो जैसे मेरे को पहले आपको एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब समझाना है, और दूसरा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब समझाना है।
क्योंकि ये ऐसी कॉस्टिंग है बच्चों जो एकदम प्रैक्टिकल है। आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा। फिलहाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं बना रहा हूँ, हिस्टोरिकल को आप छोड़ देना बच्चों। डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब वही है जिसमें डायरेक्ट खर्चे हम चार्ज करेंगे, वो आपको पता ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया, खर्चों के स्टैंडर्ड बना देते हैं। उस स्टैंडर्ड को हमें कैसे भी अचीव करना है। अगर एम्प्लॉय की वजह से कॉस्ट कम या ज्यादा हो जाता है तो वहां पे एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मैनेजमेंट होती है या जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एंड काम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बच्चों, जब एक टाइप की इंडस्ट्री जिस कॉस्टिंग को यूज करती है उसको हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ नहीं है। अब मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाता हूं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सो बच्चों एक हम डिफरेंस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि हीरो को हीरो बनने के लिए किस चीज की जरूरत है, जल्दी से बताओ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। बताओ बच्चों हीरो को हीरो बनने के लिए किस चीज की जरूरत है। नहीं। और बोलो। बेटा एक्टिंग के लिए एक्टर की जरूरत होती है, हीरो की नहीं। हीरो इज डिफरेंट एंड एक्टर एक्ट्रेस ये अलग चीज होते हैं। तो जो एक्टिंग करते हैं वो एक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट हीरोज। तो हीरो को हीरो बनने के लिए किस चीज की जरूरत है, सोचो। पावर। ठीक है। जो हीरो को हीरो बनने के लिए विलन की जरूरत होती है। सोचो अगर रावण ही नहीं होता तो राम जी की कहानियां नहीं होती, कंस नहीं होता तो शायद कृष्णा जी की कहानियां नहीं होती। तो जब तक कोई विलन नहीं बनता ना तब तक बच्चों कोई हीरो नहीं है। आज के जमाने में मार्जिनल कॉस्टिंग एकदम हीरो की तरह, हीरो के माफिक बैठा हुआ है। मार्केट में दबदबा है मार्जिनल कॉस्टिंग का। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा था जो एकदम विलन की तरह था। आपने बच्चों क्या नाम है उसका, विजय माल्या का नाम सुना है आप लोगों ने? तो किंगफिशर एयरलाइंस भी सुना होगा। थोड़ा सा गूगल करना बच्चों, किंगफिशर एयरलाइंस किस तरीके से मतलब डूब गई ये कंपनी। तो अभी मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मैं उसका पूरा का पूरा केस स्टडी आपके सामने रखता हूं। तो आप समझना। अभी देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एक नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन जब मैं इसको पूरा आपको डिफाइन करूंगा ना तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है बच्चों जहां पे ऑल कॉस्ट चार्ज एट वंस। अगर मैं बच्चों कॉस्ट की बात करूं तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इन दोनों को करता हूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। और टोटल कॉस्ट में मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूं। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद मेरे पास सेल प्राइस होता है। ठीक है। ओके। सो टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल प्राइस आ जाता है हमारे पास। अब नॉर्मली बच्चों जहां पे भी ना बड़े बड़े, या फिर कह सकते हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जहां पे इनपुट बहुत महंगे होते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उस इंडस्ट्री में अगर सारी की सारी कॉस्ट एक बारी में आप लगा दोगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है बच्चों किंगफिशर एयरलाइंस। एग्जाम्पल है नहीं थी, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस। तो बच्चों किंगफिशर एयरलाइंस, एयरलाइंस आपको भी पता है, आप लोगों ने हवाई जहाज में ट्रेवल किया होगा, नहीं किया होगा तो आप भविष्य में जरूर करेंगे। तो बच्चों एयरप्लेन की ना जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में एक उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो किंगफिशर एयरलाइंस ना बहुत सारी सर्विसेज देता था अच्छी अच्छी, ऑलमोस्ट हर एक कस्टमर को बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस देता था। तो अगर मैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, मान लेते हैं बच्चों ये सिर्फ एजम्पशन बेस्ड फिगर है, 1000 रुपीज की उसकी वेरिएबल थी और उसको लगा था कि भैया मेरा ना टोटल मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का मेरा जहाज है जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। और इस 1 करोड़ में मैं एक बारी में 10,000 लोग होंगे बच्चों जिन लोगों को मैं ट्रेवल करवाऊंगा एक साल में। तो इसने सोचा कि एक साल में 10,000 लोगों को कराऊंगा और वहीं से अपनी फिक्स कॉस्ट वसूलूंगा। तो बच्चों अगर मैं इसे 10,000 से डिवाइड कर दूं तो 1000 रुपीज की कॉस्ट पर पर्सन आ जाएगी। तो विजय माल्या की जो टोटल कॉस्ट थी बच्चों वो हो गई थी 2,000 की। फिर इन्होंने कहा एटलीस्ट 500 का तो प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। 2500 की इन्होंने अपनी एयरलाइन की प्राइजेस बताए। उसी टाइम पे बच्चों जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एयरवेज एंड एक आध और अभी नाम याद नहीं आ रहा, इन लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू कर दी। मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे ही
कहता है बच्चों ऑल का कॉस्ट टू बी चार्ज एट वंस, ये कहता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू बी चार्ज एंड फिक्स्ड कॉस्ट टू बी रिकवर्ड वेरी स्लोली। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों कि हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेंगे। अब सुनो, खर्चे तो हर एक एयरलाइन के उतने होंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चों स्पाइस जेट की, स्पाइस जेट ने वेरिएबल कॉस्ट ली 100 रुपए, 1000 रुपए सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट उसने चार्ज ही नहीं करी। उसने कहा मैं फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज ही नहीं करूंगा, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट क्या पड़ी बच्चों? उसके लिए टोटल कॉस्ट पड़ी 1000 रुपए की। फिर टोटल कॉस्ट जो होती है बच्चों, टोटल कॉस्ट में यहां पे प्रॉफिट कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहां कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट होता है। और कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में इसने कहा कि भैया हम तो पर यूनिट आपसे 700 रुपए चार्ज करेंगे, और इनके प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट कितनी आ गई? सेल प्राइस क्या आ गया? 1700 का। अब बच्चों आप खुद सोचो कि आपको फ्लाइट में यहां से वहां जाने को मिल रहा है, 1 घंटे की फ्लाइट है, आप 2500 देना प्रेफर करोगे या 1700? आप याद रखना बच्चों, हमारे देश की जो 90% पॉपुलेशन है ना, वो मिडिल क्लास, पुअर या फिर अपर मिडिल क्लास होती है। रिच सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं जो कि बिजनेस क्लास में कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं, वरना हम लोग हमेशा चीप अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। इवन अगर आपसे पूछो कि आपको स्पाइस की टिकट करनी है, जेट एयरवेज की टिकट करनी है, एयर इंडिया की टिकट करनी है, विस्तारा की, तो आपका आंसर होगा जो सबसे सस्ती है। ठीक है, आपका आंसर ये नहीं होगा कि भैया हम तो विस्तारा से ही जाते हैं या तो हम जेट एयरवेज से ही जाते हैं। तो ये जो कस्टमर लॉयलिटी होती है बच्चों, ये कस्टमर लॉयलिटी महंगे प्रोडक्ट्स के लिए गरीब लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपना ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहां आपने देखा बच्चों कि 1700 की, आप खुद अगर ट्रेवल करना चाहते हो तो आप तो यहां जाएंगे स्पाइस जेट पे 1700 रुपए में। अब 1700 में बच्चों इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 500 ही रखा है। जो 700 में 200 रुपए एक्स्ट्रा है ना बच्चों, ये 200 रुपए इसने फिक्स्ड कॉस्ट के वसूल किए। अब इसने 1000 रुपए सोचा था फिक्स्ड कॉस्ट लूंगा और 10,000 लोग से 1 साल में कमा लूंगा, इसने 200 रखी है। अब 200 के हिसाब से आप खुद सोचो बच्चों, अगर 1 CR की मेरी टोटल कॉस्ट है और एक बारी में मैं 200 चार्ज कर रहा हूं, तो मेरे को टोटल बच्चों 50,000 लोगों को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, तब मेरी फिक्स कॉस्ट वसूल होगी। इसने कहा था 1 साल में वसूलूंगा, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर क्या ये 5 साल में वसूलेगा, 5 years में? नहीं बच्चों, क्योंकि जब इसने अपनी टोटल कॉस्ट ही कम कर ली तो बहुत सारे कस्टमर इसके पास आ जाएंगे। तो जब बहुत सारे कस्टमर इसके पास आएंगे तो इसकी एक ईयर की जो सेल है वो बहुत बढ़ जाएगी, और सेल बढ़ने की वजह से इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज हो रही है ना बच्चों, ये जो 700 का था, 500 का प्रॉफिट और 200 की फिक्स्ड कॉस्ट, वो बहुत फास्ट कवर हो जाएगी। तो देखा बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग का कितना फायदा है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को एक बारी में चार्ज ही मत करो, आप प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रख लो और प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करो। तो जो लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ चार्ज कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट उससे कम होगी। एंड मार्केट में सर्वाइव करना है तो बच्चों कंपटीशन बहुत जरूरी है। एंड अगर प्राइस बेस्ड कंपटीशन आप सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए दे सकते हो, तो मार्केट में आपका दबदबा आराम से बन जाएगा। क्लियर हुई बच्चों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? तो बच्चों यही मैंने आपको सिखाया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारी की सारी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं आप। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों, ये डिफरेंस है, ये आपको करना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। नहीं बताया तो वो मैं अगली क्लास में जब हम अकाउंट शुरू करेंगे वहां आपको दोबारा बताऊंगा। तो फिलहाल ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। अब ये कुछ चीजें बता रहा है बच्चों की कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कहता है क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन। ये बच्चों जो भी पॉइंट्स हैं ये सब आपके काम के नहीं है, आपको इनको सिर्फ वन टाइम रीड करना है। जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। ये आ जाता है बच्चों सबसे पहले, कॉस्ट की क्या डेफिनेशन होती है? कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों एक्सपेंस। अब यहाँ पे बच्चों कुछ चीजें आ रही हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और जिन चीजों पे स्टार लगाऊंगा वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जैसे सबसे पहले आता है मेरे पास पॉइंट ए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट
ये ना बच्चों आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको ना याद नहीं होगा, लेकिन आपने 11th 12th 12th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है, या शायद 11th में, वहां पे आपने पढ़ा है। आपने ना वहां पे बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चलो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मैं टेस्ट ले लूं, मुझे ये बताओ बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सही बताने वाले को इनाम मिलेगा। अरे वाह, सबको पता है, वेरी गुड। तो बच्चों आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब घूम फिर के अगर मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं तो किन चीजों की बेसिक, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और चीज नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, वो तो इसमें लिखा ही नहीं है, लेकिन इसमें कैपिटल तो लिखा हुआ है, उसी से रॉ मटेरियल ले आएंगे, अलग से नहीं लिखा, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अब बच्चों इन प्रोडक्शन के फैक्टर्स में ना जो इनके अगेंस्ट कॉस्ट जाती है, लैंड के अगेंस्ट आपको पता है रेंट जाएगा, लेबर के अगेंस्ट वेजेस जाएगी, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट जाएगा, एंड एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट प्रॉफिट जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने ना एक पॉइंट पढ़ा बच्चों, इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखना यह है कि 11th 12th की पढ़ाई किसने बहुत ध्यान से करी है। बताओ बच्चों, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? बोलो बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? कोई गूगल तो नहीं कर रहा ना? यस बताओ। अच्छा, गलत है बेटा, टोटली रॉन्ग। कॉन्सेप्ट वाइज आप थोड़ा सा ठीक गए, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को बहुत गलत गलत समझा हुआ है। नॉर्मली बच्चों इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल हो गया, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल हो गया। तो जो वो समझाना चाह रही है वो बात ठीक है, लेकिन उसने एग्जाम्पल जो दिया वो गलत दे दिया। कोई और ट्राई करना चाहेगा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? इवन शायद बेटा आपने पढ़ा होगा कि सैलरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, लेकिन आज के बाद उसको ऐसा कंसिडर मत करना। अब ध्यान से समझो बच्चों, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब होती है इंटरनल कॉस्ट, जो पैसा मेरे पास से मेरे पास ही घूमेगा। अगर मैं कहूं कि कौन से बाबा के अंदर मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है मैं उसे सैलरी दूंगा, तो सैलरी मैं किसको दे रहा हूँ? मैं खुद को सैलरी दे रहा हूँ। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में आप खुद को सैलरी दे रहे हो, तो वो एक इंटरनल कॉस्ट है, आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा। और जब पैसा बाहर जाता है तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, की पॉकेट से कुछ ना कुछ बाहर जाएगा। तो जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वो यहां आप पढ़ेंगे कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल बाहर से परचेज किया है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर आपने लेबर लगा रखी है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है तो बच्चों, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इम्प्लिसिट इंटरनल है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, एक्सप्लिसिट लिखना है मुझे यहाँ, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो जहां पे भी आपके आउट ऑफ पॉकेट कुछ ना कुछ जा रहा है, तो अगर आपने लेबर रखी है तो उनको वेजेस देंगे, ये भी पैसा तो बाहर को जाएगा ना। तो आप चाहे बिजनेस बोलो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोलो, अगर पैसा बाहर को जाएगा तो एक्सप्लिसिट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। आप ही के पास रहेगा तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करता हूं बच्चों, अपने ही घर पे उसने काम किया तो खुद को रेंट देगा क्या? नहीं देगा, लेकिन हाइपोथेटिकली वहां का कुछ रेंट तो है। तो रेंट कैसी कॉस्ट हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन मैं जहां पे बैठा हूं बच्चों, मैंने भी ये ऑफिस रेंट पे ले रखा है, मेरे लिए कैसी कॉस्ट है? मेरे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो क्या आपको क्लियर हुआ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब? तो पहला था आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा डिफाइन करे मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताओ बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, और ये तो शायद 9th क्लास से ही शुरू हो गया होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। जल्दी बोलो। ठीक है मैं बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है बच्चों कॉस्ट या सेक्रीफाइस मेड टू
अवेल द बेस्ट अल्टरनेटिव। ध्यान से समझना बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास ना बच्चों 3 जॉब के ऑफर आए हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 भी ले लो। पहली जॉब में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी जॉब में आपको 12,000 रुपए मिलेंगे, तीसरी में 14,000 मिलेंगे, इसमें 16,000 मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, आप इसमें से कौन सी जॉब करोगे? तो बताओ बच्चों, कौन सी जॉब करोगे? तो ये तो क्लियर है सर, जहां सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों बेस्ट अल्टरनेटिव है। बेस्ट अल्टरनेटिव है तो आप इसको ऑप्ट करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के लिए आप सेक्रीफाइस करोगे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का, विच इज 14,000। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 16,000 का फायदा हुआ है, लेकिन उस 16,000 को कमाने के लिए आपने 14,000 वाले काम को छोड़ा होगा। मतलब, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास, अभी आप 14 पे काम कर रहे हो, 16 का आपको नया ऑप्शन मिला है, तो आप 16 को अवेल करोगे, लेकिन आपको लगेगा कि आपको 16 मिल रहे हैं, बट 16 को पाने के लिए आपने कितने का नुकसान किया बच्चों? 14 का नुकसान किया। तो याद रखना कि हमेशा बेस्ट अल्टरनेटिव को हम ले लेते हैं, सेकंड बेस्ट को हम हमेशा छोड़ते हैं। तो कभी भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो जो भी बच्चों हमेशा जो सेकंड हाईएस्ट नंबर रहता है, दैट सेकंड हाईएस्ट नंबर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रहेगा फिर से, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा अवेल कर लेते हैं, जिसको अवेल करने की वजह से सेकंड बेस्ट या रेस्ट ऑफ दी अदर्स को हम छोड़ देंगे। तो सेकंड बेस्ट का माना जाता है, हम सेक्रीफाइस करके फर्स्ट बेस्ट पे आते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट जो हम होता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट बोलते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है बात? डन। नेक्स्ट आता है बच्चों संक कॉस्ट। ये तो सिंपल है, संक मतलब आप समझ ही गए हैं। संक मतलब होता है बच्चों डूब जाना। कोई भी कॉस्ट जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट? जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो खर्चे जो हो चुके हैं, अब ये आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं बच्चों कि मान लो हम सब बच्चे चलेंगे एडवेंचर आइलैंड अपनी अपनी कॉस्ट पे। तो आपने कहा सर एडवेंचर आइलैंड का टिकट कितने का है? मैंने कहा बहुत सस्ता है बच्चों, 600 रुपए का। आप सबने 600 रुपए का टिकट खरीद लिया है, ठीक है, सबने 600 रुपए का टिकट खरीद लिया। हमें जाना था बच्चों 1 महीने बाद, प्री बुकिंग कर लिया आपने, एक ये टिकट खरीद लिया। अब 1 महीने बाद मान लेते हैं कि हम 6 मई को जा रहे हैं एडवेंचर आइलैंड, बट 6 मई को बहुत ज्यादा बारिश हो गई। इतने में आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं जा पाएंगे। तो अब डिसीजन आपको ये लेना है कि हम जाएं या ना जाएं और कितना खर्चा होगा। तो खर्चों में आपको लगेगा कि 600 रुपए आपके लगे हैं टिकट को खरीदने में, बट आप याद रखना बच्चों, जो पैसा आपने उड़ा दिया ना, वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब संक कॉस्ट। अगर मैं कहूं आपके डिसीजन के लिए कॉस्ट कौन सी रेलेवेंट है, तो वो होती है बच्चों आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है। याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। पैसा तो 600 रुपए गए हैं, 600 रुपए गए हैं तो आप छोड़ ही नहीं सकते, गए 600 रुपए खर्च किए, हम तो जाएंगे। लेकिन मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि बच्चों 600 रुपए तो जा चुके, अब आप जाओ या मत जाओ, ये 600 रुपए की रिकवरी तो होनी नहीं है, तो जा चुका है। लेकिन अगर आप जाओगे बच्चों, तो घर से लेके वहां तक कैब से ही जाना पड़ेगा, जिसमें 500 रुपए दोबारा लग जाएंगे, 250 जाने में, 250 आने में। तो ये जो 500 रुपए है ना, ये है बच्चों आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब जिसपे बेस्ड डिसीजन लिया जाता है। इररेलेवेंट कॉस्ट या सम कॉस्ट क्या होती है? जिस पे बेस्ड आप डिसीजन नहीं ले सकते, जो डिसीजन के काम की नहीं है। डिसीजन ये लेना चाहते हो कि अगर मैं जाऊं तो कितना खर्चा हो। तो अगर आप जाते हो तो बच्चों 500 का खर्चा होगा, 600 का तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन संक कॉस्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट। संक कॉस्ट से डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं होती है, रेलेवेंट कॉस्ट से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। क्लियर है बात? चलिए बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट एक तरीके से बच्चों नोशनल कॉस्ट ही होती है। नोशनल कॉस्ट, जैसे थोड़ी देर पहले हमने नोशनल प्रॉफिट की बात करी थी ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपना काम कर रहे हैं उन्हें तो 5 साल बाद जाके एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा, लेकिन वो एनुअली कॉस्टिंग तो कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग में अगर उन्हें लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को वो नॉर्मल प्रॉफिट ना बोल के नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं।
इसी तरीके से बच्चों काफी सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हाइपोथेटिकल होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करी थी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में मैं कहता हूं कि मैं खुद को 10,000 की सैलरी दूंगा, क्या ये 10,000 की सैलरी मेरा एक्चुअल लेबर को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? सोचो बच्चों, अगर मैंने आपको हायर किया है, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, तो मेरी लेबर कॉस्ट एग्जैक्टली 10,000 है क्योंकि वो जा रही है। लेकिन अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड और खुद को 10,000 देता हूं, तो इस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा बच्चों की ये एक नोशनल कॉस्ट है या फिर एक इम्प्यूटेड कॉस्ट है। नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर हाइपोथेटिकल कॉस्ट। क्लियर है? नोशनल कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, यही सारी की सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जहां पे हम खुद वो पैसा खुद को ही दे रहे हैं। बात खत्म। नेक्स्ट आती है बच्चों रेलेवेंट कॉस्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया, जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। अगला आता है बच्चों अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसको समझना बच्चों ध्यान से। अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। तो बच्चों अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है ना जिसमें अगर आप थोड़ी सी केयर करें तो आप ओवरऑल कॉस्ट को घटा सकते हैं, क्योंकि उन कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अनअवॉइडेबल वो है जिसके अगेंस्ट आप कोई केयर नहीं कर सकते, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। आप गाड़ी ध्यान से चलाएंगे तो कभी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। तो रेड लाइट क्रॉस करके जो चालान बनता है ना, आप हमेशा उस चालान या पनिशमेंट से आप बच सकते हैं। अगर यही मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि कभी कभी ना हमारे एम्प्लॉयज ध्यान से काम नहीं करते, ठीक से काम नहीं करते, तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो रूल्स गाइडलाइंस है उन्हें आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दो, तो वो लोग टाइम पे काम करेंगे, तो उनके लेबर आवर का जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है? अनअवॉइडेबल का मतलब है बच्चों आप चाह के भी कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, उन खर्चों को अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, ये तो आपको हर हाल में करनी होगी। लेकिन लेबर कॉस्ट का मैंने कहा कि लेबर आपकी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, लेबर भी आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी लेबर खाली बैठी है, कौन सी वाली? आइडल टाइम। याद रखना बच्चों, मैं आइडल टाइम की बात कर रहा हूं। आइडल टाइम मतलब खाली बैठना। खाली बैठने के दो रीजन हो सकते हैं, पहले हैं अवॉइडेबल, दूसरे हैं अनअवॉइडेबल। तो याद रखना आइडल टाइम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेबर बच्चों खाली बैठी हुई है, कोई काम नहीं है, आपस में बात कर रहे हैं और काम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सीनियर मैनेजर अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो सब आपस में बात करने लग जाते हैं। याद करो बच्चों, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब टीचर नहीं होता तो सब आपस में बातें करते थे और शोर बहुत ज्यादा होता था। उसी टाइम पे हो सकता है आप उस चीज को अवॉइड करते हुए अपनी पढ़ाई को पढ़ो, है ना? लेकिन अगर इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो, बट जब टीचर आया तो टीचर आने के बाद वो अनअवॉइडेबल है कि आप चाह के भी बात नहीं कर सकते। ठीक है? थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट जब टीचर के उसमें आया ना तो टीचर को आप अवॉइड करके बातें नहीं कर सकते हैं। तो आइडल टाइम में बच्चों अगर लेबर खाली बैठी है तो खाली बैठने के दो रीजन होंगे। क्या? चिट चैट, आपस में ही लगे पड़े हैं, बातें कर रहे हैं, या कोई अदर रीजन। बट अगर पावर फेलियर है, पावर फेलियर मतलब मैं तो बच्चों काम करने के लिए बैठा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूं, लेकिन मेरे लैपटॉप की बैटरी नहीं है, मेरे पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो चाह के भी जो लेबर होगी वो काम नहीं कर सकती। तो ऐसी केसेस की वजह से जो कॉस्ट होगी उसको हम आइडल टाइम बोलेंगे। आइडल टाइम की वजह से या अनअवॉइडेबल सरकमस्टेंसेस की वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, आपके नुकसान होंगे या फिर आपकी कॉस्ट होगी। आप याद रखना बच्चों, मोस्टली जो हमारे लॉसेस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो लॉस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे हम अनअवॉइडेबल लॉस कहते हैं, जैसे पावर फेलियर की वजह से जो नुकसान हुआ। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल देता हूं बच्चों, अवॉइडेबल एक्सपेंस का। आप लोग ना कहीं वेब सीरीज देखते होंगे, चाहे आप सोनी लिव पे देखें या फिर आप Amazon प्राइम पे देखें या नेटफ्लिक्स पे देखें। आप ही का एग्जांपल नहीं है, बट एक नॉर्मल बंदा उस खर्चे को अवॉइड कर सकता है। उस खर्चे को कैसे अवॉइड कर सकता है?
उस खर्चे को देखो, मेरे जैसा जो बंदा होता है ना, वो इतना जिसके पास समय की कमी है, तो मैं तो इन सबको परचेज करके रखता हूँ, सब्सक्रिप्शन रखता हूँ। मैं खुद नहीं देखता, बट काफी सारे लोग हैं जो देखते हैं। तो मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूं? तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया, सर ये वेबसाइट है, इस पे सब कुछ अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लो। तो वही जो कॉस्ट है बच्चों, वो मेरे लिए कैसी बन गई, या आपके लिए भी वो कॉस्ट अवॉइडेबल है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए कॉन्सेप्ट बाबा क्लासेस से आपको क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करके इस पे कुछ ना कुछ पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक डिफरेंस बिटवीन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट का। जैसे बच्चों एक लॉस की बात करूं, अगर एक डिजास्टर की वजह से, चाहे आप अर्थक्वेक लो या फिर फ्लड्स लो, उसकी वजह से जो नुकसान है ना, वो अनअवॉइडेबल है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आपने अपने पास अगर मैन मेड कोई दिक्कत हो रही है, तो उससे रिलेटेड हम अपने पास कुछ सेफ्टी मेजर रख सकते हैं। जैसे मेट्रो देखी होगी बच्चों, मेट्रो में हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, हर एक सीट के नीचे रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? ताकि गलती से आग लग जाए तो फिर उसको बुझाया जा सके। और आग लगने का सीन ही नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लाइटर या फिर मैच बॉक्स ये अलाउड ही नहीं होते हैं मेट्रो में। तो ये सब क्या है? ये सेफ्टी गाइडलाइंस है ना, कि आगे हम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अवॉइडेबल हैं। जितने भी मैन मेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, वो दिल्ली मेट्रो वाले सबके सबको अवॉइड करते हैं। तो वो सारे के सारे जो उनके नुकसान या एक्स्ट्रा कॉस्ट उससे हो सकती है, वो उन सारी कॉस्ट को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो उनकी अनअवॉइडेबल होती है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब हैवी रेंज होती है, तो हैवी रेंज में जो वायर होती है, आपको पता है मेट्रो तो बिजली से चल रही है, तो जो जहां से वायर कनेक्ट होती है ना, वो वायरिंग कभी कभी टूट जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, इस बात को तो 3 साल हो गए, कि रजौरी गार्डन के साइड पे ऐसा हुआ था कि बहुत तेज आंधी तूफान था। तो पेड़ का कुछ हिस्सा कहाँ से उड़ते हुए उस पे गिरा, और पेड़ का जो हिस्सा गिरा उसमें ज्यादा वजन नहीं था, लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि कहीं पे तार ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो ब्लू लाइन का सिस्टम है वो रुक गया था। तो ब्लू लाइन का सिस्टम रुकने का मतलब ये हुआ बच्चों, कि जिसको भी रजौरी गार्डन के थ्रू अपनी जर्नी करनी थी, वो अपनी जर्नी नहीं कर सकता। तो सोचो इसकी वजह से उस दिन कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो मेट्रो की जगह बस या दूसरे ट्रैवल की तरफ, ट्रांसपोर्ट की तरफ चले गए होंगे। तो ये कॉस्ट आप रोक भी नहीं सकते, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। ये भी वही है बच्चों, जो कंट्रोल हो सकती है वो कंट्रोलेबल है, जो नहीं हो सकती वो नॉन कंट्रोलेबल है। वही जो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है बच्चों, वही अनअवॉइडेबल है, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं आपसे कॉस्ट सेंटर की। अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है बच्चों, तो इसको ना इतना हाईलाइट कर लेना, टिक कर लेना। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है, वैसे आपको डेफिनेशन लिखनी ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, कॉस्ट सेंटर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है बच्चों, वो चीज, या फिर ये मान लो दिस इज कॉस्ट सेंटर, जिस भी लेवल पे आप अपनी कॉस्ट का मेजरमेंट कर सकते हो। और कॉस्ट मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट के साथ साथ अगर आप कॉस्ट चार्ज कर सकते हो, तो उसको मैं बोलता हूँ वो कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मशीनरी भी हो सकती है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को काम दिया, आपके काम करने के बाद मेरा प्रोडक्ट 10 रुपए की कॉस्ट रखता है। ठीक है, 5 रॉ मटेरियल की कॉस्ट, 5 आपके काम की, तो आप कॉस्ट सेंटर हो गए। मैं कहता हूं कि बच्चों, इस मशीन से जब भी आउटपुट निकलता है तो वो 20 रुपए का हो जाता है, तो ये मशीन मेरी कॉस्ट सेंटर हो गई। सिमिलरली इस प्रोसेस से जब मेरा दही से लस्सी बना, तो वो 20 रुपए का बना पर यूनिट या पर केजी। तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को मैं कॉस्ट सेंटर बोलता हूं। तो डेफिनेशन के हिसाब से कहता है बच्चों, कॉस्ट सेंटर एज अ प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी और आइटम इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है जहां पे कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। जहां पे बच्चों एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट करी जाती है, मेजर की जाती है या चार्ज की जाती है। तो चाहे कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे एक्टिविटी हो। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना कॉस्ट सेंटर होते हैं एंड प्रॉफिट सेंटर होते हैं। कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ खर्चे होते हैं। अब आप ध्यान से मैनेजमेंट के फंक्शंस देखो बच्चों, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है परचेज। परचेज फंक्शन को, भैया आवाज कम कर लो।
परचेज फंक्शन। तो परचेज फंक्शन जो हो गया बच्चों, परचेज फंक्शन हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे तो हमेशा खर्चे होंगे, तो ये एक कॉस्ट सेंटर है। इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमेशा खर्चे करेगा। थर्ड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमेशा खर्चे करेगा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमेशा खर्चे करेगा। सारे के सारे डिपार्टमेंट हमेशा खर्चे करते हैं, तो बच्चों बताओ प्रॉफिट सेंटर में कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? सोचो और बताओ, प्रॉफिट सेंटर कौन सा डिपार्टमेंट? क्या फिर से बोलना, आवाज क्लियर नहीं आई। कौन सा डिपार्टमेंट कहा आपने? ओके, तो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे पास। पहला होता है सेल्स डिपार्टमेंट। ये इकलौता डिपार्टमेंट है बच्चों जो पैसा कमाता है, बाकी सब उड़ाते हैं, और सेल्स का ही तो काम है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो होता है बच्चों, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने पास इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट रखते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है उसको कहाँ लगाया जाए। बैंक में रखा जाए, किसी को उधारी पे दिया जाए, किसी कंपनी के शेयर पे लगाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सब हमेशा आपको कुछ ना कुछ कमा के देते हैं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके सब खर्चे करते हैं। एक और डिपार्टमेंट की बात करूं तो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये भी पैसे खर्च करता है। एडमिन डिपार्टमेंट, सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चों, कमा के सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट लाते हैं। तो इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन में भी फैक्ट्री आ जाती है कॉस्ट सेंटर। फैक्ट्री में भी हो सकती है बच्चों, मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, तो ये सब भी मेरे पास कॉस्ट सेंटर होगा, क्योंकि इनके लेवल पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? जिस ऑब्जेक्ट की आप कॉस्ट निकाल रहे हो, जैसे हमने बैच कॉस्टिंग में पढ़ा, टॉफी बन रही है, साबुन बन रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है, वो सब प्रोडक्ट है, तो दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। होटल हॉस्पिटैलिटी सर्विस आपने पढ़ा, वहां पे ऑब्जेक्ट जो है, जो भी सर्विस है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे आप मेरी सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन सर्विस, दिस इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज की कॉस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब जो भी प्रोडक्शन, चाहे बैच प्रोडक्शन है, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी यूनिट्स, यूनिट से रिलेटेड 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। 2 मार्क्स में ये देखो, ये याद रखना। जैसे अगर कोई बिजनेस पावर में डील करता है तो उसकी जो यूनिट है वो मेगावाट में। जैसे पावर में कौन डील करता है? आपके घर में बच्चों बिजली आ रही है, बीएसीएस फॉर श्योर आपके घर में बिजली सप्लाई करता होगा, तो सर्विस सेक्टर है, आपको बिजली दे रहा है, तो पावर दे रहा है, तो उसके लिए जो यूनिट है बच्चों, कॉस्ट की यूनिट, वो पर आवर होती है। तो अपने लिए पहले पर आवर वो निकाल लेता है, फिर पर आवर के हिसाब से आपको बिजली का बिल दे देता है। सीमेंट बच्चों मैट्रिक टन में इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसकी जो यूनिट है मैट्रिक टन है। ऑटोमोबाइल की नंबर ऑफ व्हीकल्स, मोस्टली काफी सारी यूनिट ऐसी होती है बच्चों, जैसे टॉफीज बन रही है, चॉकलेट बन रही है, वो सब नंबर ऑफ आइटम्स पे होता है। ऑडिट फीस, ये आर मतलब हम लोग आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर होटल की बात करें बच्चों, रूम पर डे, हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट पर डे। एक्चुअल में बच्चों ये गलत है, इसको काट के लिखना, बेड पर डे, पेशेंट पर डे नहीं होता, बेड पर डे होता है। नेक्स्ट आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट, टन किलोमीटर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स आप याद रख लेना, कोई सी दो यूनिट जरूर पूछी जाएंगी आपसे। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है बच्चों? जो जहां से कॉस्ट को ड्राइव किया जाता है। अभी एग्जांपल से समझिए, मशीन सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप एंड नंबर ऑफ आवर्स। जैसे बच्चों मशीन को सेटअप करना ना एक काम है, मशीन सेटअप। तो अगर मशीन सेटअप करना एक काम है, तो इस काम से रिलेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना बच्चों। कल ना मैं एक प्लांट के विजिट पे गया था, मतलब एक ऑडिट की वजह से एक प्लांट के विजिट पे गया था, तो उसका जो एरिया था ना, उसका एरिया, जैसे आपके घर आपने सुने होंगे ना बच्चों, आपके घर 100 गज में होते हैं, 200 गज में होते हैं। उसका सिर्फ फैक्ट्री वाला जो हिस्सा था वो 19,000 स्क्वायर यार्ड था। 19,000 स्क्वायर यार्ड मतलब गज, 19,000 गज था। तो सोचो वो कितना बड़ा फैक्ट्री होगी। तो उस फैक्ट्री में बच्चों डेली ना मशीन को पहले सेटअप करते हैं, फिर वो काम करती है।
तो मशीन को सेटअप करने में ही 2 घंटे लगते हैं, इसलिए मशीन को सेटअप करने के लिए जो लेबर होती है वो पहले ही आ जाती है, और मशीन के सेटअप में जो एडिशनल मशीन लगती है उनको सुबह ही एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपको पता है कि सर अगर आपको बैच प्रोडक्शन करना है तो पहले मशीन को सेटअप कर लो और फिर रॉ मटेरियल डालो, मशीन अपने आप काम करती रहेगी। तो मशीन को सेटअप करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो मशीन को सेटअप करने के लिए जो समय लगता है, जैसे 2 घंटे लगते हैं, तो वो स्पेशल लेबर है जो सिर्फ 2 घंटे आता है मशीन को सेटअप करने, तो उसको उसके हिसाब से हम पेमेंट कर देते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी है बच्चों वो है मशीन का सेटअप, और मशीन के सेटअप के लिए हम कैसे वो कर सकते हैं पेमेंट या कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेटअप देख लो और फिर देखो सेटअप आवर्स कितने हैं कि कितना समय लग रहा है। सिमिलरली इंस्पेक्शन, अब बच्चों ये ना वो वाले काम है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं आ रहे, लेकिन उनकी वजह से प्रोडक्शन हो भी नहीं सकता। जैसे मशीन को सेटअप किए बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो इसकी कॉस्ट अलग से। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बच्चों ये क्वालिटी कंट्रोल वाला इंस्पेक्शन है, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंडेटरी खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे, आपको पता है बच्चों बैच प्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं शूज बना रहा हूं, अगर एक बार में 1,000 शूज बनते हैं या फिर 500 पेयर्स ऑफ शूज बनते हैं, तो रैंडमली बच्चों इसमें से ना 5 पेयर्स को चेक किया जाता है। 5 में से अगर एक पेयर भी ऐसा होगा जो खराब होगा, इसको बोलते हैं बच्चों क्वालिटी कंट्रोल। एक पेयर भी खराब होगा तो पूरा का पूरा 500 का जो ये होता है ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये मैं आपको किसकी बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको एडिडास कंपनी की बात बता रहा हूँ। तो एडिडास कंपनी जब अपने इस 500 के पेयर को रिजेक्ट करती है ना, तो जो तो इसके नॉर्मल बैच प्रोडक्शन है बच्चों वो तो कहती है कि भाई 5,000 में है, जो ये पेयर रिजेक्ट किया ना क्योंकि क्वालिटी बेकार थी, तो ये उन लोगों को बेच देती है, मतलब अपना स्क्रैप के उसमें बेच देती है। एंड सेम स्क्रैप आपको मार्केट में कभी सुना होगा कि एडिडास के जूते 1,000 या 500 में मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो नकली नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसीलिए वो आपको 1,000-500 में मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एज स्क्रैप बेच दिया, तो किसी ने स्क्रैप में खरीदा है फिर कहीं और बेच दिया, फिर वो आपको उतने में मिल जाते हैं, तो उनके लिए वो रिजेक्टेड आइटम है। सिमिलरली आ जाता है बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जब सामान मंगवाना होता है तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक तरीके से उसे डिलीवरी कॉस्ट भी आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप इंटर में आओगे तो फर्स्ट चैप्टर हम मटेरियल पढ़ेंगे, वहां मैं आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट सिखाऊंगा। तो ऑर्डरिंग करने से जरूर मतलब कितने आप ऑर्डर प्लेस करोगे उससे रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, कितनी बार डिलीवरीज आपको होगी उससे रिलेटेड डिलीवरी की कॉस्ट होती है। बस अब आज का लास्ट पॉइंट रह गया, उसके बाद ये आज का लास्ट पॉइंट रह गया बच्चों हमारे पास, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। 3 पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। बस ये आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, और ये लास्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं बच्चों ये मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी में ना बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या डिपार्टमेंट होंगे बच्चों, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है बच्चों कैंटीन जहां पे खाना मिलता है। प्रोडक्शन के अंदर ही एक तो फैक्ट्री है बच्चों, फैक्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। एक कैंटीन है और एक एडमिन डिपार्टमेंट है। अब बच्चों ध्यान से समझना, कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है डायरेक्टली एलोकेटिंग द कॉस्ट, डायरेक्टली एलोकेटिंग द कॉस्ट टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। कहते हैं बच्चों जहां पे ना कॉस्ट आपको क्लियर है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है, वहां पे आप उस कॉस्ट को सीधा एलोकेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि बच्चों आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप सारे के सारे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं? आंसर इज नो। आप कहेंगे सर ये तो फैक्ट्री में जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा कि भैया आप ब्रेड लेके आए हो बच्चों, आप ब्रेड लेके आए हो, आप कोक लेके आए हैं बहुत सारी, तो ये खर्चे किसके होंगे, ये किस डिपार्टमेंट के होंगे? ऑफ कोर्स ये कैंटीन के खर्चे होंगे। सिमिलरली मैंने कहा कि भैया बहुत सारा स्टेशनरी के खर्चे हो रखे हैं, बहुत सारा स्टेशनरी प्रोडक्ट आ रखा है, तो वो कहाँ जाएगा बच्चों? एडमिन में। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग स्टेशनरी यूज नहीं करते,
बट ब्रॉडली वो एडमिन का खर्चा होगा। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा कि कुछ मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, कहाँ डालूं इन मार्केटिंग के खर्चों को? मार्केटिंग की जगह मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। बताइए एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। तो बच्चों वो सारे के सारे खर्चे जो कि ना स्पेसिफिक एक ही डिपार्टमेंट के हैं, तो ये लिखा है ना टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट, दा का मतलब होता है बच्चों एक सिंगल, उसी से रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वहीं खर्चे डालेंगे। लेकिन बच्चों कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हमें बांटनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की, आपको पता है ना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो इन सबके पास जारी होगी, और सबके पास जारी है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपोर्शनमेंट का दूसरा मतलब क्या होता है बच्चों? इसका दूसरा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल हो गया, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट अमंग वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जब भी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या कॉस्ट अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं बच्चों चार्जिंग द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, चार्जिंग द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। अब बच्चों एक ध्यान से बात समझना कि हमारे पास ना एक चीज होती है अकाउंट्स, एक चीज होती है कॉस्ट। अभी क्योंकि हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर बच्चों मेरी, आज मैंने ये 100 पेन बनाए हैं, तो आज ही के आज तो मैं इसकी कॉस्टिंग करके इसको बेच दूंगा, सेल करने के लिए भेज दूंगा? क्या मैं इस बात का वेट करूंगा कि बिजली का बिल तो आया नहीं है तो मैं बिजली के एक्सपेंस कैसे चार्ज करूं? मैं तो आज ही भेज दूंगा ना बच्चों इसकी कॉस्टिंग करके। तो ऐसा होता है बच्चों जब ना आप कॉस्टिंग करते हैं तो काफी सारी कॉस्ट प्री डिटरमाइंड बेस पे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट अपने को पता होना चाहिए। तो जब हम प्री डिटरमाइंड रेट पे ले लेते हैं तो हो सकता है मैंने इसके खर्चे ले लिए हो 10 रुपए के। फिर जब मैंने देखा उससे रिलेटेड, जब एक्चुअली बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चों की बात कर रहा हूं, तो एक्चुअल खर्चा भी 10 आया। कॉस्ट में अभी तक आपने 10 ट्रीट किया था, एक्चुअल में 10 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर एक्चुअल में 9 आ जाए या एक्चुअल में 11 आ जाए, तो देखो आप ना कॉस्ट में, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खर्चा ज्यादा चार्ज कर दिया। एक्चुअल खर्चा आया 9 लेकिन अभी तक आपने कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर ली। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ओवर एब्जॉर्प्शन। मतलब आपने कॉस्ट कैसे चार्ज कर ली है? आपने कॉस्ट ओवर चार्ज कर ली, ओवर एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली यहां पे बच्चों एक्चुअल कॉस्ट तो हुई 11 लेकिन आपने कॉस्ट में सिर्फ 10 की रिकॉर्डिंग करी है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यही बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्लियर है? कॉस्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन। आज की क्लास में कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ लो बच्चों। कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड? यस और नो?